नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है तरुण शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, आपका यूट्यूब चैनल एजुकेटर ऑफ बायो #तरुण सर। लास्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहा वो फ्लावर के बारे में डिस्कशन किया था मैंने बेटे। फ्लावर के बारे में जानकारी दी थी, फ्लावर के एसेंशियल रोल्स बताए थे, फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बताए थे। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, अपना अगला टॉपिक है हमारे पास माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जो टॉपिक है नेक्स्ट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, पढ़ लो। पढ़ने का समय आ गया। कभी सोचो कि अब भी टाइम बच रहा, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, अब टाइम नहीं बच रहा बेटे, पढ़ लो। अब 15-20 मिनट का टाइम निकाल के आप अपना वीडियो देख लो और डेली 1-2 कंसेप्ट क्लियर करते चलो। अब मत सोचना कि बायोलॉजी को बाद में कर लेंगे, अब मत सोचना ये बात। आ जाओ आगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक दिया हुआ है, आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रो मतलब, माइक्रो स्टैंड फॉर स्मॉल, स्मॉल मींस छोटा। स्पोर, दूसरा जो नाम में जो चीज दी हुई है वो क्या है? स्पोर, स्पोरो। स्पोर मींस गैमीट। एंड जेनेसिस, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब क्या हो गया? फॉर्मेशन। इट मींस, इसका मतलब ये हो गया कि इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है? स्मॉल गैमीट की फॉर्मेशन। टॉपिक क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? स्मॉल गैमीट बनाना है। अब स्मॉल गैमीट किसका होता है? ध्यान रखना, मेल फीमेल के केस में ऑलवेज स्मॉल गैमीट किसका होता है? मेल्स का। किसका होता है? मेल्स का। अब आप एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि गैमीट क्या है? सर ये गैमीट क्या बात है? गैमीट देखो, हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं बेटे, अलग अलग जो बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स हैं, उन अलग अलग ऑर्गन सिस्टम में अलग अलग सेल है हमारे पास। गैमीट रिप्रोडक्टिव सेल है, समझ रही है बात? गैमीट क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल, मतलब एक ऐसा सेल जिसमें ये पावर हो। बॉडी के हर सेल में ये पावर नहीं है, केवल गैमीट को छोड़ करके। गैमीट एक ऐसा सेल होता है जिसमें पावर हो कि वो अपने जैसी न्यू लाइफ बना सके। मतलब ऐसी सेल बॉडी की जो अपने जैसी न्यू लाइफ जनरेट कर सके, मतलब जिसके पास ये पावर हो, तो उस सेल को हम क्या बोलते हैं? जनरली इट इज नोन एज गैमीट इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक हो गई बात? तो अब यहाँ पर हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब छोटे गैमीट की फॉर्मेशन। और छोटा गैमीट किसके केस में आता है? मेल के केस में। तो इट मींस यहां पर जो बात डिस्कस करी जाएगी वो किसकी बात करी जाएगी? मेल गैमेटोफाइट की बात करी जा रही है। क्लियर हो गई बात? आगे आ जाइए। नेक्स्ट, मेल फ्लावर के केस में जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्लावर, तो फ्लावर में हमारे पास एक स्ट्रक्चर थी जो मेल पार्ट की थी, स्ट्रक्चर विच इज फिलामेंट एंड वी हैव एंथर। फिलामेंट और एंथर दो चीजें हमारे पास थी जो फ्लावर से स्ट्रक्चर में हमने देखा था। फिलामेंट लॉन्ग पार्ट है हमारा ये, और ऊपर बल्ज पार्ट जो है वो है एंथर। इफ वी ड्रॉ द टीएस, अगर मैं इसका टीएस सेक्शन निकालूं, ट्रांसवर्स सेक्शन निकालूं, मतलब मैं इसे इस प्लेन पर सपोज करें ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ये हमारा एंथर है, तो मैं इसको ऐसे कट कर दूं बीच में से, और ऐसे कट करके ऐसे देखूं, मतलब ऐसे देख रहे हैं हम अंदर से। बात समझ में आ रही है? अंदर से अगर हम इसे देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगी। तो इट इज द स्ट्रक्चर। अगर मैं इसका सेक्शन कट करूं, यहां से ये टीएस का कट कर लिया, और टीएस कट करके एनलार्ज करके अगर मैं देखूंगा, एनलार्ज फॉर्म अगर देखेंगे, तो ये स्ट्रक्चर हमें अंदर दिखाई देती है। क्लियर होगी बात? आगे आ जाइए। इधर इससे पहले मैं इस स्ट्रक्चर पर चलूं, कुछ बात, 1-2 बात जो इससे रिलेटेड है मुझे पता होनी चाहिए। एंथर, एंथर कैन बी मोनोथिकस और कैन बी डायथिकस। एंथर दोनों तरीके का हो सकता है। मोनोथिकस मतलब, अगर मोनोथिकस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें हम, तो जिसमें कोई भी लोब ना हो, ऊपर गया ये पार्ट और केवल एक सिंगल पार्ट है, कोई पार्टीशन नहीं है, कोई बीच में कोई वो नहीं है, हमने इसको बांट नहीं रखा दो हिस्सों में। क्लियर हो रही है बात? तो एंथर अगर एक ही सिंगल लोब है तो वी कॉल इट मोनोथिकस। इसका मतलब ये क्या हो गया? सिंगल लोब। और अगर एंथर के बीचों बीच एक लोब प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड
दो लोब हो गए, दो लोब हो गए तो डायथिकस। एक बात और ध्यान रखना, ईच लोब एंथर का, मोनोथिकस जो है ये जो सिंगल लोब वाले हैं ये बहुत कम है। मालवेसी फैमिली एक हमारे प्लांट्स की फैमिली है, मालवेसी फैमिली, उस मालवेसी फैमिली को छोड़ करके मोस्टली जो पाए जाते हैं, मालवेसी में तो पाए जाएंगे सिंगल लोब, और बाकी को छोड़ करके जो डायथिकस हैं, बाकी जितनी भी फैमिलीज है हमारे पास या जितने और प्लांट हैं वो सब डायथिकस होते हैं, मतलब उनके पास दो लोब होते हैं एंथर में, एंथर दो लोब दिखाई देता है। और ये दोनों लोब, दो लोब में दिखाई दे रहा है, ये दोनों लोब बीच में एक स्ट्रिप ऑफ लाइन, ये आपको लाइन दिखाई दे रही है, एक स्ट्रिप दिखाई दे रही है, ये इससे जुड़े होते हैं। ये जो इस लाइन आपको बीच में दिखाई दे रही है ना, ये है कनेक्टिव टिश्यू, इट इज ऑल्सो नोन एज लाइन ऑफ डेल्स। इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है ये, ऊपर से अगर आप देखोगे तो नीचे से तो ये लॉन्ग फिलामेंट आ गया, ऊपर से देखोगे तो ये स्ट्रक्चर ऐसी दिखाई देगी। तो ये जो लाइन दिखाई देती है हमें साइड में, क्लियर हो रही है बात? ऐसे क्लियर नहीं हो पा रही होगी, अब देखो ये क्लियर हो रही है बात। ये जो लाइन दिखाई देती है दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू और लाइन ऑफ डेहेस, ये वो जगह है जहां से एंथर मैच्योरिटी के बाद खुल जाता है। क्लियर होगी बात? आगे आ जाइए, अब हम अंदर की स्ट्रक्चर देखते हैं एंथर के। तो एंथर के अंदर, एंथर की जो वॉल है, एंथर की वॉल मतलब हमने ये बताया आपको, मैं ये बता रहा हूं, एंथर के अंदर क्या है, लोब, लोब में क्या है, पॉलन सैक, जिनको हम माइक्रोस्पोरेंजियम कह रहे हैं। एक लोब में दो, एक लोब में वन लोब, और कितने सैक, दो पॉलन सैक। एक लोब में कितने हैं, दो पॉलन सैक है हमारे पास, मतलब ये वाला पार्ट एक लोब हो गया इधर का। अगर मैं इसके बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो एक लोब ये, एक लोब ये, एक लोब में दो पॉलन सैक, एक ये एक ये। क्लियर होगी बात? कौन, हम इसको क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी? आगे आ जाओ। इस पॉलन सैक की जो वॉल है यहां से लेकर के, मतलब ये जो पॉलन सैक की वॉल है, इस वॉल से लेकर के और एट द एंड, जहां तक एंड हो रहा है, ये डार्क जो मैंने कर दिया है बेटे, दैट डार्क पार्ट, ये पूरा जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं एंथर वॉल, नोन एज, क्या बोला इसको, एंथर वॉल। और ये एंथर की वॉल चार लेयर की बनी होती है। कितनी लेयर की बनी होती है? चार लेयर की बनी होती है। कौन कौन सी चार लेयर है, आ जाओ देख लो। आउटर मोस्ट, जो सबसे बाहर है, दैट आउटर मोस्ट इज नोन एज एपिडर्मिस और एक्सोथीशियम। आउटर टू इनर, उसके अंदर जाओगे तो फिर एक और ये ग्रीन कलर की लेयर जो मैंने ड्रॉ करी है, दैट इज नोन एज एंडोथीशियम। दो लेयर हो गई, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीशियम, उसके अंदर फिर दो से तीन लेयर होती है, रेड वाली जो ड्रॉ की हुई है मिडिल लेयर, और उसके अंदर फिर एक और लेयर होती है जो ग्रीन पार्ट से फिल ड्रॉ है, दैट इज नोन एज टेपेटम। क्लियर होगी बात? तो एंथर की वॉल कितनी लेयर से बनी है? चार, एक्सोथीशियम, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम, चार लेयर से मिलकर के बनी हुई है। इन चारों में मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है टेपेटम। कौन सी लेयर सबसे इंपॉर्टेंट है? टेपेटम। क्यों इंपॉर्टेंट है बेटे? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेपेटम सबसे ज्यादा फंक्शनल है, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है रिप्रोडक्शन के केस में। क्लियर हो रही है बात? क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करती है, देखो इधर ध्यान दो। इस पॉलन सैक के अंदर क्या भरा हुआ है? स्पोरोजीनस टिश्यू। ये स्पोरोजीनस टिश्यू फ्यूचर में जाकर के गैमीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे फ्यूचर में? गैमीट बनाएंगे। ये स्पोरोजीनस टिश्यू गैमीट बनाएंगे, इसका मतलब सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा तो हमें एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी के तो सेल डिवीजन नहीं हो सकता। हाले सवाल सूरत ही नहीं कोई, अब क्या आपके पास एनर्जी ना हो और आप सेल डिवीजन कर लो, सवाल ही नहीं खड़ा होता। तो इस डिवीजन मतलब ये स्पोरोजीनस टिश्यू आगे जाकर के ये टेट्राड बनाएंगे पॉलन ग्रेन का, मतलब सेल डिवीजन करेंगे। सेल डिवीजन करेंगे तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहां से आए? पहला काम, एनर्जी कहां से मिलेगी? टेपेटम, which is nourishment. Tapetum provide nourishment to the developing
पॉलन ग्रेन्स, जो पॉलन ग्रेन बन रहे हैं उनको एनर्जी देने का काम करता है। एक बात हो गई। दूसरी आ जाओ, सेकंड, स्पोरोपोलेनिन। दूसरा काम क्या है टेपेटम का? स्पोरोपोलेनिन। देखिए ध्यान से सुनना बेटे, मजाक नहीं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। पॉलन ग्रेन एक जगह से ट्रेवल करके दूसरी जगह जाएगा। मतलब सपोज करो ये हमारे पास मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है, यहाँ पॉलन ग्रेन बने, अब करना है हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलन ग्रेन को यहां से निकलना होगा, निकल करके कहां पहुंचना पड़ेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास जाना पड़ेगा, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास जाना पड़ेगा। बीच में क्या आ गया? एटमॉस्फेयर, क्लाइमेटिक कंडीशंस होगा। अगर पॉलन ग्रेन की जो वॉल है वो अगर डेलिकेट हो, मतलब पतली हो, कमजोर हो, तो मे भी हो सकता है कि ये जो रास्ता तय करना है हमें यहां से यहां तक का, इस रास्ते में कंटामिनेशन मिल जाए, कोई लिविंग कंटामिनेशन हो, कोई नॉन लिविंग कंटामिनेशन हो, तो ये हो सकता है कि ये रास्ते में ही रप्चर हो जाए, रास्ते में ही खराब हो गया भैया, पहुंच ही नहीं पाया फीमेल पार्ट तक, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी। तो हमने क्या काम करा? इसको पहले सिक्योरिटी दे दी। पहले सिक्योरिटी क्या दे दी? हमने क्या काम करा? इस पॉलन ग्रेन के चारों तरफ, ये पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन दो लेयर से बना हुआ है, पॉलन ग्रेन की बाहर की जो लेयर है इस पर एक केमिकल लगा दिया। उस केमिकल का नाम क्या है? स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम है? स्पोरोपोलेनिन। अभी क्या करेगा? स्पोरोपोलेनिन हेल्प्स, ये हेल्प कराएगा रास्ते में, जब ये हमारा पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा है, मेल टू फीमेल जा रहा है, तो उस रास्ते में एनवायरमेंटल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन उस समय पर, या बायोटिक फैक्टर या एबायोटिक फैक्टर, कोई भी चीज उस समय पर पॉलन ग्रेन को खराब ना करे, इसीलिए ये प्रोटेक्शन करेगा पॉलन ग्रेन की फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस, एबायोटिक और बायोटिक बोथ। क्लियर होगी बात? एक और चीज सुने, स्पोरोपोलेनिन वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल केमिकल है जो इस प्लैनेट पर मौजूद है। मतलब ये किसी भी प्रकार की लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स की एंट्री अंदर नहीं करने देता पॉलन ग्रेन के अंदर। क्यों नहीं करने देता भैया? अंदर ऐसा क्या रखा है? भाई अंदर ऐसा क्या रखा है कि एंट्री नहीं करने देगा? कोई इंपॉर्टेंट चीज रखी है अंदर? अंदर अगली जनरेशन को बनाने वाले गैमीट बैठे हुए हैं। अगली जनरेशन बनेगी तो प्लांट की नेक्स्ट जनरेशन आएगी, चलेगी, और अगर नहीं हुआ तो प्लांट की अगली जनरेशन नहीं आनी, पुराने वाले प्लांट बुढ़े हो जाएंगे, अगली जनरेशन आई नहीं, कहानी खत्म, एक्सटिंक्शन हो जाएगा। जय श्री राम। क्लियर हो रही बात? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट अगली तीसरी चीज, तो पहला काम क्या हो गया टेपेटम का? नरिशमेंट, डेवलपिंग स्पोर के लिए। दूसरा स्पोरोपोलेनिन एज ए प्रोटेक्शन के लिए, जब वो ट्रेवल करके फीमेल तक जा रहा हो। नेक्स्ट तीसरा काम टेपेटम का, पॉलन किट। पॉलन किट क्या है अभी? देखिए कुछ केसेस में होता क्या, इसके लिए हमें पॉलिनेशन समझना पड़ेगा, वो जब पॉलिनेशन की वीडियो आएगी उसमें डिटेल में मैं समझा दूंगा, बट क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आप समझ लो इस चीज को कैसे। ध्यान दीजिए कि इंसेक्ट है, इंसेक्ट मेल फ्लावर के ऊपर बैठे और फिर वो फीमेल फ्लावर पर चल जा करके फीमेल फ्लावर के ऊपर बैठ गए, तो मेल फ्लावर के ऊपर से उन्होंने पॉलन ग्रेन को अपने ऊपर चिपका लिया। बात समझ में आ रही है? चिपका लिया। अब चिपकाएगा कैसे? आपको मान लो ये इससे चिपकाना है मार्कर से, तो ग्लू चाहिए ना बीच में कोई, बिना ग्लू को तो नहीं चिपकना, तो ग्लू की तरह काम करने वाली चीज क्या है? पॉलन किट। ये स्पोरोपोलेनिन जो बनी हुई है लेयर, इसके बाहर एक येलो कलर का पाउडर होता है। किस कलर का पाउडर? येलो कलर का पाउडर होता है, जिसकी नेचर कैसी होती है? स्टिकी नेचर, मतलब वो चिपका लेगा। ठीक हो गई बात? अगला आ जाइए, तो ये चिपका करके अपने साथ येलो स्टिकी पाउडर है, इंसेक्ट आएंगे, चिपका जाएंगे, पॉलन ग्रेन को चिपका लेंगे और फीमेल तक ले जाकर के ट्रांसफर करा देंगे, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर होगी बात? आगे आ जाओ, चौथा काम, कैलेज एंजाइम। ये टेपेटम का चौथा इंपॉर्टेंट काम है, कैलेज एंजाइम बनाना। कैलेज एंजाइम क्या करेगा? देखो इसको अभी समझते हैं हम।
ये जो टेट्राहेड्रल टेट्राड बना है ना, पॉलन ग्रेन की जब भी फॉर्मेशन होती है तो 4 पॉलन ग्रेन एक साथ चिपके होते हैं। जैसे मेरे पास ये मार्कर है तो मैं मार्कर से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये 4 पॉलन ग्रेन दिख रहे हैं हमें, 1 2 3 4, समझ में आ रही है बात? ये चारों पॉलन ग्रेन टेट्राड की फॉर्म में बने हैं, आपस में चिपके हुए हैं एक दूसरे से। इनको जो चिपका रखा है वहां पर कैलोज भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? कैलोज। अब ये 4 के 4 तो एक साथ चलेंगे नहीं आगे, इन्हें हटाना पड़ेगा। अब इन्हें हटाने के लिए कि भाई इसको इससे हटाओ, इसको इससे हटाओ, चारों को अलग अलग करो, जैसे कि मैंने डायग्राम में भी दिखाया, ध्यान दो। यहां पर मैंने टेट्राड बनाए हुए हैं और यहां पर मैंने चारों अलग अलग करके दिखाए हुए हैं। क्लियर हो रही है बात? तो ये चारों टेट्राड अलग अलग कर रहे हैं, तो इनके बीच में भरा हुआ है कैलोज। उस कैलोज को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए हमें एंजाइम कैलेज। कैलेज आएगा, इनके बीच की लेयर को डाइजेस्ट कर देगा और ये चारों पॉलन ग्रेन अलग अलग हो जाएंगे। अब ये तैयार हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए, पॉलिनेशन करने के लिए तैयार। चारों अलग अलग हो गए। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत? ठीक, आगे आ जाओ। अब 1 2 पॉइंट और। ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई सारी? स्ट्रक्चर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे आ जाइए। अब क्या है कि इसमें एक और चीज जो ध्यान देने की बात है, हमें देखना है इसका डिवीजन। तो वी कैन रिमूव दिस, हम इसे यहां से हटा दे रहे हैं, इसे भी मैं हटा दे रहा हूं, ये भूल गया था। इसे भी हटा दिया, इसे भी हटा दिया, दोनों को हटा दे रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो हमारे पास ये हमने इसमें देखा माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या भरा हुआ है, स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू जब मैच्योर होते हैं तो मैच्योर होने के बाद इस सैक को मैं नाम दे देता हूं पॉलन सैक, और इसके अंदर जो सेल है उनको मैं नाम दे देता हूं एमएमसी। एमएमसी स्टैंड फॉर माइक्रोस्पोर मदर सेल। वो सेल जो आगे आकर के माइक्रोस्पोर को बनाएंगी, वो मदर है, उनकी मदर सेल है। अब इसमें होता है मियोटिक सेल डिवीजन। कौन सा डिवीजन हो रहा है? मियोटिक सेल डिवीजन। मियोटिक सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन तो जानते होंगे, पता है? नहीं पता? पता नहीं पता? नहीं पता, कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। हमारे पास बेटे सेल में 2 तरीके के डिवीजन होते हैं, एक माइटोसिस और एक मियोटिक। माइटोसिस क्या है? 2 तरीके से। मान लो हमारे पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, एक सेल में 46 क्रोमोसोम है। अगर मैं माइटोसिस करूंगा तो जो 2 अगली सेल बनेगी वो 46 और 46 की ही बनेगी। जो अगली सेल बनेगी 2, अगर मैं माइटोसिस करता हूं, कौन सा डिवीजन? माइटोसिस। और यहां पर कैसा हो रहा है? मियोटिक। अभी क्या है, 46 से 46 46 ये बन गई। अगर मैं इनको घटाऊं, रिडक्शनल सेल डिवीजन करूं, तो होगा क्या? 46 से अगली सेल जो बनेगी वो 23 23 की बनेगी। तो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया सेल में? हाफ, आधा हो गया। इसीलिए इसको कहते हैं रिडक्शनल सेल डिवीजन। क्लियर हो रही है बात? ये क्रोमोसोम की यूनिकनेस को स्पीशीज में बनाए रखने के लिए किया जाता है। अगर ये डिवीजन ना हो तो क्रोमोसोम की यूनिकनेस नहीं बनी होगी। जैसे कि हम लिविंग बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स के केस में मैं अगर बात करूं तो सभी में, जितने भी ह्यूमंस हैं सभी में 46 ही हैं, किसी में ना कम ना ज्यादा, एक्सेप्शंस को छोड़ करके, कम ज्यादा भी होते हैं एक्सेप्शंस को छोड़ करके, बाकी नॉर्मल वे में तो सभी के पास इतने। क्लियर हो रही है बात? तो ये क्या कर रहा है? रिडक्शनल सेल डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा रह जाएगा, हाफ रह जाएगा, तो दैट इज मियोटिक सेल डिवीजन। और इस मियोटिक सेल डिवीजन के बाद हमारे पास टेट्राड बनते हैं। क्लियर हो रही है बात? जैसे कि टेट्राड कौन कौन से हैं? एक टेट्राड ये है जिसमें हमें 3 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 सामने दिखाई दे रहे हैं, किसके पीछे है? क्लियर हो रही है बात? 3 माइक्रोस्पोर हमें सामने से, पॉलन ग्रेन 3 सामने से दिखे, एक इसके पीछे। ऐसे एक और स्ट्रक्चर है हमारे पास जिसमें हमारे पास चारों दिखाई दे रहे हैं सामने से। क्लियर हो रही है बात? जिसमें 3 दिखाई दे रहे हैं उसे हम कह रहे हैं टेट्राहेड्रल, और जिसमें चारों सामने से दिखाई दे रहे हैं दैट इज आइसोबाइलेटरल। और कौन सी फॉर्म हो सकती है?
1 2 3 4 लीनियर फॉर्म भी प्रेजेंट है, लीनियर भी हो सकती है। और कौन सी हो सकती है? एक फॉर्म है डेक्यूसेट, वो भी हो सकती है, जिसमें हमें दो तो सामने से दिखाई दे रहे हैं और दो ऐसे दिखाई दे रहे हैं, दैट इज द डेक्यूसेट फॉर्म। और अनदर वन इज एफ शेप, जिसमें एफ शेप की तरह के होते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म टेट्राहेड्रल टेट्राड्स आर फाउंड। मोस्टली एंजियोस्पर्म्स में क्या पाए जाते हैं? टेट्राहेड्रल टेट्राड। तो ये टेट्राड बन गए, ठीक। ये टेट्राड, ये मैंने फॉर्मेशन दिखाई है बेटे। ये इमेच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम के साथ, फिर ये मैच्योर होकर के पॉलन सैक में एमएमसी बना ली। एमएमसी में फिर म्यूटिक सेल डिवीजन हुआ। डिवीजन होने के बाद 1 से 4 हमारे पास टेट्राड क्यों बोल रहे हैं इनको? क्योंकि कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं, तो टेट्राड बोल रहे हैं। तो हमारे पास ये 4 के टेट्राड बन गए मोस्ट ऑफ द केस में। अब आगे क्या होता है? नेक्स्ट है हमारे पास कि ये टेट्राड खुल गए, खुल करके ये अलग अलग माइक्रोस्पोर बन गए। दीज माइक्रोस्पोर्स, ये जो माइक्रोस्पोर हैं, ये हमारे पॉलन ग्रेन। अब ये बन गए हैं, बनने के बाद ये यहां से निकलेंगे और निकल करके ट्रांसफर कर दिए जाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर। ट्रांसफर करने के लिए अलग अलग एजेंट्स हो सकते हैं, वो अलग अलग टॉपिक आएगा नेक्स्ट पॉलिनेशन, उसमें बताया जाएगा। फिलहाल यही है। बीच में हमारे पास ये पूरा का पूरा जो ये ब्लूइश दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कैसा होता है? एक मैंने बता दिया था, फिर भी एक बार सुन लो। कनेक्टिव टिश्यू होता है स्टेराइल। स्टेराइल मतलब जो रिप्रोडक्शन में काम नहीं करता। इट इज प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव पार्ट बट इट इज नॉन फंक्शन। ये रिप्रोडक्शन के फंक्शन में काम नहीं करेगा, है रिप्रोडक्टिव पार्ट में, पर रिप्रोडक्शन में काम नहीं करेगा। तो इसीलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया? स्टेराइल। स्टेराइल मतलब वो जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जो रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। क्लियर होगी बात? तो ये बात स्ट्रक्चर समझ में आ गई, दैट इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई बात समझ में ना आई है बेटे? क्लियर हो रही है बात? सब बातें समझ में आ गई? तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है बेटे। इस तरीके से हमारे माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन बन करके तैयार हो जाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है? तभी तक के लिए, और कोई, हाँ, नेक्स्ट एजुकेटर ऑफ बायो माय चैनल #तरुण सर, मींस इट्स मी। कोई बात हो आप, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और पढ़ें। पढ़ लो, अब भी पढ़ने का टाइम बच रहा, पढ़ लो। क्लियर होगी बात? दैट्स इट।